हम यहाँ पर पूरे मैथ्स का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपको कराने चल रहे हैं, जिसमें हम आपको हर एक प्रश्न की प्रॉपर डिटेल्ड व्याख्या दे देंगे। आप अच्छे से इसको मिलान कर लीजिएगा। आपका पेपर अगर हुआ है तो आप चेक कर लीजिए कि आपके सोल्यूशन सही थे कि गलत थे, क्या कैसे थे। आगे के लिए भी तैयारियों में हेल्प करते हैं। आगे भी अगर आप किसी भी परीक्षा को फेस करते हैं तो वहां पर भी आपके सोल्यूशन बहुत ही हेल्प करने वाले होते हैं। आइए सभी लोग यहां पर सोल्यूशन को देखिए। एक बार वीडियो को शेयर भी कर दें, साझा भी कर दें, लोगों से लाइक भी कर दें, जिससे कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। पहला सवाल देखिए, बोर्ड पर आपको विजिबल दिख रहा होगा, बहुत शानदार सा सवाल था। एक ठोस अर्धगोला था, अर्धगोला की जिसकी त्रिज्या 22 सेंटीमीटर थी, जिसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, जिसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 हो जाता है। बेलन के तल की त्रिज्या हमें बताना है। सबसे पहले अर्धगोले की बात करिए। इसको गलाकर पिघलाकर हमने एक बेलन बनाया है। बेलन की जो त्रिज्या अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 22 है। इसका जो आयतन होगा, क्योंकि जब हम गलाएंगे तो ये पूरा आयतन जाकर के गोले की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। आयतन होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। 2/3 लिखूंगा, पाई लिखूंगा, आर की जगह पर 22 है तो 22 गुणे 22 किया जाएगा। ये इसका आयतन होगा। यही सेम आयतन बेलन के बराबर होगा, जो बेलन यहां पर है आपके सामने। लेकिन बेलन में एक बात इसने कंफर्म किया, उसको हमें सेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो जनरेट हो पाएगा। जैसे उसमें क्या लिखा है पढ़िएगा। लिखा है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसे हम लोग 2πr कहते हैं, 2πr कहते हैं, और टोटल सरफेस एरिया जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसे 2πr h+r कहते हैं, उनका रेशियो दिया है 2:3 का। रेशियो देखिए 2:3 नहीं, 2:5 का रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे, ये दोनों ऐसे आपस में खत्म हो जाएंगे। h/h+r होगा, जो कि 2/5 होगा। ऐसी कंडीशन में अगर h का मान 2 है, ध्यान से देखिएगा, तो r का मान ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। अर्थ हम समझ गए कि यहाँ पर यह वैल्यू नहीं है, एक रेशियो बनकर सामने आया है कि अगर h हमारा 2 है तो r बराबर 3 है। मतलब ये एक तरह से रेशियो बन गया। इसको आप n कर दीजिए, इसको भी आप n कर दीजिए, जिससे कि हम लोग एग्जैक्ट हाइट और एग्जैक्ट जो है रेडियस को कंफर्म कर सके। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर 3n का होल स्क्वायर होगा, इंटू h मतलब 2n हो जाएगा। पाई से खत्म हो जाएगा, यह 2/3 है, गुणे 22 है, गुणे 22 है, गुणे 22 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है, 9n स्क्वायर हो गया, गुणे 2n है। करेक्ट है। अब आप देख लीजिए आपके सामने स्थिति क्या होगी। जैसे आप इसको पूरा लिख सकते हैं, एक स्टेप चाहे तो बढ़ा ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इसको देखिए n क्यूब हो जाएगा, और 9 दूना 18, 2 से खत्म हो जाएगा, 9 नीचे चला आएगा। इसका मतलब अब n क्यूब का मान आपके सामने हो जाएगा। ऊपर रहेगा 22 गुणे 22 गुणे 22, और नीचे अगर देखिए तो यहाँ पर एक 3 था, और 9 भी आएगा तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब हमें बेसिकली अगर n का मान निकालना है, n का मान अगर हम निकालेंगे तो यही n ही आपके पास, देखिए अगर आपको कंफर्म हो जाएगा थोड़ी देर में, n का मान अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका हमें घनमूल करना होगा। घनमूल करेंगे तो एक 22 आएगा बटा 3 आएगा। ये n है, ये त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या कितनी देखिए यहाँ पर लिखा है 3n, तो 3 गुणे 22 बटा 3 कर दीजिए। 3 से कटा तो 22 ही होगी उसकी भी त्रिज्या, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 अगर आपने 22 लगाया है तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आशा करता हूं कि सबको समझ में यह बात आई होगी। एक बार डिटेल से अच्छे से इसका सोल्यूशन आप लोग समझ लीजिएगा। बढ़िया सवाल था पहला ही। दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है, त्रिभुज का सवाल था। कहा गया एक त्रिभुज है अपने पास, देखिए ऐसे है त्रिभुज आपका PQR है। करेक्ट है। इसमें देखिए क्या लिखा है, कहा है इसमें जो कोण P है, कोण Q है, कोण R में 2, 3 और 4 का अनुपात है। कोण P 2 के भाग में है या 3 के भाग में है, 4 का रेशियो है। मतलब P, Q और R का जो रेशियो है वो आपको 2, 3 और 4 का दिया हुआ है। करेक्ट है। कह रहा है कि एक रेखा है जो कि किसके समांतर, देखिए यहां से थोड़ा सा इसको हटाते हैं। एक रेखा है जो, पढ़िए अगर आप सवाल को, कह रहा है कि जो एक रेखा है जिसे हम आरएस कहेंगे, जो PQ के समांतर खींची जाती है। PQ के समांतर खींची गई तो ऐसे रेखा खींची गई है, यहाँ पर RS पहुंचा हुआ है। अब आपसे सवाल में हमसे यही कहा है कि PRS की वैल्यू बता दो, अर्थात यहाँ पर एक कोण अगर थीटा कर ले तो इसी का मान हमसे यहाँ पर सवाल में पूछा गया है। किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। अगर हमारे कोणों में जो हमारे तीनों कोण थे PQR, देखिए यहाँ पर दिया था P, कोण Q, कोण R, इन तीनों के बीच में एक रेशियो दिया हुआ था, आप देख रहे होंगे। कितना दिया है बताइए, यहाँ पर रेशियो दिया है 2:3:4। तो इससे हम प्रत्येक कोणों की वैल्यू सोच सकते हैं। अनुपाती पदों को जोड़िए, 2, 3, 5, 4, 9 कर दीजिए। 9 की तुलना, क्योंकि प्रत्येक अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, सबको जानकारी होगी। 9 की तुलना 180 से कर देंगे तो 1 का मान 20 हो जाएगा। 1 का मान 20 होगा तो इससे देखिए कई बातें स्पष्ट होंगी। जैसे 1 का मान अगर 20 होगा तो हम प्रत्येक कोणों की बात करें, यह 40 डिग्री होगा।
यह 20 दूना या 20 तिया 60 डिग्री होगा, ये 20 चौके 80 डिग्री होगा। मैं आपको समांतर का भी थोड़ा सा नियम यहाँ स्पष्ट करूंगा। जैसे यह रेखा इस रेखा के समांतर है, देखिए ये दोनों पैरेलल हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके जो कोणों का संबंध, जैसे ये जो कोण होगा इस कोण के साथ अंतः कोण बना रहा है। ऐसे रेखाएं अगर समांतर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती तो यह कोण इसके साथ अंतः कोण बनाता है। अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर आप 60 को 180 से निकाल दें, इस पूरे कोण का जोड़ 120 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 120। यह 120 होना चाहिए। 120 में इतना भाग 80 है तो यह भाग आपका 40 डिग्री हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर आपका 40 डिग्री है अगर आपने कंफर्म किया है। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 40 डिग्री अगर आपने लगाया है तो परफेक्ट सोल्यूशन है। 40 डिग्री इस प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आइएगा। ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन दिया है। लिखा है x + 2y बराबर 63 है और साथ साथ देखिए क्या लिखा है, x + y/y बराबर आपको दिया है 13/8। जैसे अभी पीछे एक सोल्यूशन कर रहे थे उसी टाइप से कुछ कंडीशंस बन रही। तो हमसे सवाल में पूछा है कि 2x + y का मान बताइए। 2x + y अर्थात x और y का मान है कैलकुलेट करना है, वो निकलेगा तभी 2x + y आएगा। x + y यहाँ पर 13 दिया है, y का मान अगर 8 है, इसके हिसाब से तुलनात्मक वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकिन तुलनात्मक आपको बता दूं कि अगर y का मान आप 8 मान रहे हैं, 8 इसमें से घटाइए तो x का मान 5 हो जाएगा। y का मान कितना माना आपने? 8। रियल मान नहीं है, ये दोनों तुलनात्मक मान है क्योंकि रियल मान तो इससे संबंधित होगा ना। तो आपको इसको 5n मानना है। अगर हम रेशियो की तरह मानकर चल रहे हैं, इसे आपको 8n मानना है। इसको 5n मानिए, इसको 8n मानिए, कंफर्म करिए। अगर मान लिया तो आप इसको समझिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? x की जगह पर आप लिखो 5n, ठीक है, और इसकी जगह पर 2y है तो 2 8 16n लिखिए, बराबर 63 दिया हुआ है। तो यहाँ से 16 5 21n लिख सकते हैं, बराबर 63 हो गया। n का मान 3 हो जाएगा, 63 n का मान 3 हो गया। अब अगर n का मान भैया 3 हो गया तो x का मान कितना होगा? 5 × 3 होगा, मतलब 15 हो गया। कौन? x का मान। y का मान देखिए 8 × 3 होगा, 8 3 24 हो जाएगा y का मान। करेक्ट है, y का मान कितना हो गया? 24 हो गया। अब इन्हीं दोनों मानों को उठा करके आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, आंसर आ जाएगा। 2 × x का मान 15 है प्लस y का मान 24 है। जोड़िए, 15 दूना 30 है और 24 अगर जोड़ दिया तो 54 है। अर्थात जो व्यंजक हमसे समीकरण पूछा था उसका सही हल 54 आएगा। 54 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग देख सकते हैं और आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा। सोल्यूशन बढ़िया है, प्रश्न शानदार है, आगे की परीक्षाओं में बहुत हेल्प करते हैं ऐसे सवाल, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं आपको पूरा कंफर्म कर देता हूं। मैं एकदम मूड में नहीं हूं कि आपको केवल हम टिक करा के बढ़ जाएं। हम आपको सही से सारे प्रश्नों का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक वृत्त है, एक सर्कल है, देखिए इस तरह से। सर्कल के चाप मतलब आर्क की लंबाई दिया है 4.5 पाई सेंटीमीटर। अगर एक सेंटर इसका ले लेते हैं, केंद्र लेने के बाद सतह पर 2 बिंदु ले लेते हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। तो दिस लेंथ, ए लेंथ जो दिया है, दिस इज कॉल्ड द आर्क। यह आर्क की लेंथ दिया है 4.5 पाई। इसके बाद कहा है, पढ़िए अगली वर्डिंग को जो लिखा है, एवं वृत्त के चाप द्वारा, जो चाप बना है यहां से इन दोनों बिंदुओं की मदद से, प्रतिबद्ध त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहां से जाकर के जो एक सेक्टर बनाया है, सेक्टर अगर हम कह दें तो इस पूरे OAB का मतलब इसका पूरा जो एरिया है, यह जो एरिया दिया है कितना बताइए? 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आपको दिया है। हमसे पूछा वृत्त की त्रिज्या बता दो। त्रिज्या यहाँ पर रेडियस r होती है, आप सबको जानकारी है। मैं बता दूं कि कभी भी वृत्त का आर्क दिया है और रेडियस दिया है, हमेशा इनके बीच समकोण माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे r गुणे यहाँ पर c मतलब अगर हम आर्क लेंथ ले लेते हैं तो यहाँ पर c को आर्क लेंथ कह रहे हैं। आर्क लेंथ के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा त्रिज्या का, आधा हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का सामने बनकर आएगा। एरिया दिया कितना है? 30 दिया है, 30 पाई दिया है। 1/2 करिए, r नहीं पता है और c का मान 4.5 पाई है। तो यहाँ से पहला काम तो पाई को पाई से खत्म करिए। पाई को पाई से खत्म किया, 4.5 का दशमलव हटाया, नीचे 10 आया। आप देख पा रहे होंगे सभी लोग, 15 तिया 45, 15 दूना 30 होता है, 2 से खत्म हुआ। आर का मान यहाँ पर कितना हो गया देखिए। अब यहाँ एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो कैलकुलेशन उसको अच्छे से थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। जब हम बता रहे हैं, हमने दिखाया यहाँ पर त्रिज्या कितनी थी? 30 पाई थी ना। मैं एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझा दूं, एक बार देखिएगा। इसकी वैल्यू थी 30 पाई, यह था 1/2 इंटू आर की जगह पर आर रखिए और आर्क लेंथ आपका 4.5 पाई था। ठीक है, तो ऐसी केस में हम लोग क्या करेंगे, पहला काम पाई पाई से खत्म कर दें। पाई पाई से चला गया, करेक्ट है ना, पाई पाई से चला गया।
यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ जैसे 15 तियां 45 होता है और 15 दूना 30 होता है, ये भी आपको दिख गया होगा। तो ऐसी केस में देखिए अगर हम 2 से ख़त्म कर दें तो r का मान 10 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो 10/3 इसका मान हो जाएगा, जो आप लोग देख सकते हैं राइट सोल्यूशन के तौर पर इसका मान 10/3 आपके सामने हो जाएगा। सभी लोग इसको मिला लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 10/3 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरे सोल्यूशन को हमने प्लान किया, 10 ऊपर चला गया और इस हिसाब से इसका आंसर इतना आ रहा है। तो सबको क्लियर हो गया होगा, इस टाइप का सोल्यूशन आपका बनकर आ रहा है। अगले सवाल पर आइए, देखिए क्या है इसका नंबर। देखिए 80 नंबर। एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ऋण लिया, उधार लिया। 3 वर्षों के बाद उसने ब्याज के तौर पर बैंक को 61,200 रुपए का भुगतान किया। 61,200 रुपए का भुगतान किया ब्याज के रूप में। ब्याज उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या है? साधारण ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है और साधारण ब्याज की 40/3 है इसका सोल्यूशन। एक बार देख लेता हूं, जो दूसरा सवाल है उसका मान आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। 40/3 है तो हम एक बार फिर से चेक करवा लेते हैं। 10/3 है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। मैं भी थोड़ा सा इसको देख रहा था, एक बार देखिए। मैंने कहा था एरिया कितना दिया है, वो 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 1/2 आर है त्रिज्या, ठीक है, आर है त्रिज्या, और यहाँ पर आर्क लेंथ हमारे पास कितनी है 4.5 पाई है। दशमलव हटा तो नीचे 10 हो गया, ये दिख पा रहा है। 15 तियां 45, 15 दूना 30 है, करेक्ट है। यहाँ 2 से खत्म हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 10 यहाँ पर जाएगा। तो आप गलती मेरी है, यहाँ पर एक गलती है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। जो 2 से काटा था फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, सॉरी उसके लिए। आप देखो यहाँ पर लिखा है 30 पाई, यहाँ पर लिखो 1/2 गुणे आर है और गुणे 4.5 है, करेक्ट है ना। दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा, सबको पता है। अब हम लोग दरअसल इसको स्टेटमेंट इधर ही रख रहे थे, इसलिए गलत हो गया था वहां पर। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं, 2 से 2 कटेगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पर देखिए पाई से पहले निकाल दीजिए। हाँ, यहाँ पर जो पाई था पाई से निकल गया। 15 दूना 30 होता है, 15 तियां 45 होता है, करेक्ट है ना। अब यहाँ पर जो हम 2 से काट रहे थे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप लोग समझो। 10 दूना कितना 20 ऊपर जाएगा 40 होगा और ये 3 नीचे चलाएगा 40/3 होगा। त्रिज्या आपकी 40/3 होगी, वो बिल्कुल वहां पर रॉन्ग था क्योंकि हमको 2 से काटना ही नहीं चाहिए था। यस, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। 40/3 बिल्कुल राइट सोल्यूशन होगा। 79 का करेक्शन कर लीजिएगा, जिसका जिसका गलत हुआ है पहले सही कर लें। सही हमारा इसका सही उत्तर आपका 40/3 होगा, एकदम सही बात है। यस, समझ गए सभी लोग ना। चलिए अब इस पे देख लिया, समझ गया होगा। यहाँ जो काटना था दरअसल कभी कभी ऐसा होता है रिफ्लेक्शन में चीजें कनेक्ट नहीं करती, इस वजह से ऐसा लिख दिया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% की दर से, किस दर से लोन लिया था? साधारण ब्याज की दर पर लिया था, दर थी 12% पर एनम। आगे बढ़िएगा। 3 वर्ष बाद उसने इसे ब्याज के तौर पर बैंक को 61,200, समय कितना लगाया 3 साल, समय लगाया 3 साल, और 3 साल बाद जो ब्याज दिया उसने पता है कितने रुपए का? 61,200 रुपए ब्याज के तौर पर दिया। प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, मैंने जब भी आपको साधारण ब्याज पढ़ाया होगा तो मैंने हमेशा कहा कि 2 ही चीज इसमें ध्यान देना है, दर और समय का कॉम्बिनेशन ही ब्याज होता है। यही होता है। 12% को हम 4 तियां 12, 4 पचिसाम में 100 कह सकते हैं। अगर हम 12% को परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 4 तियां 12, 4 पचिसाम में 100, 3 का 3 से गुणा कर दीजिए तो यह 9/25 होगा। जो हमने यहाँ पर एक रेशियो सेट किया दर और समय का, उसके बीच वैल्यू आ रही 9/25 की। अब 9 क्या हो गया यहाँ पर? एसआई हो गया। 25 क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। सवाल में आपको एसआई दिया है 61,200, तो हम लिखेंगे 9 बराबर 61,200। और ऐसे में अगर आपसे 25 पूछा जाए तो 25 का मान आपको बताना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हम बताते हैं। 9 से कटेगा, 9 से काटिए तो 9 कितना हो गया? 9 छंगे 54, 9 अठे 72, 6800 हो गया। 25 से गुणा करिए 2 जीरो, 25 अट्ठे 200, शून्य हासिल 20, 25 छक्के 150, 170, 1,70,000 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये उसका निवेश लिया गया, मतलब उधार ली गई धनराशि थी। ऑप्शन नंबर 3। ऐसे सवाल बहुत ईजी होते हैं, साधारण ब्याज के इस पैटर्न को आप लोग को समझना चाहिए और आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। सभी लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइएगा। 81 नंबर देखिए क्या सवाल है। मुद्रा की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। फिर से साधारण ब्याज का एक सवाल और बन गया है। यह 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमने एक पैसा लिया, प्रिंसिपल 1 रुपए था, मैंने इसको इन्वेस्ट किया साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के लिए। 10 वर्ष में यह पैसा अमाउंट बनता है 2 रुपए। डबल होने का मतलब 2 होना, जैसे 1 से 2 होना, 100 से 200 होना, तो 2 हो गया।
इसका मतलब ब्याज कितना मिला है बताएं, 1 रुपए। 1 रुपए का ब्याज मिला है। 1 रुपए का निवेश था, 10 साल में 2 हुआ है, 1 रुपए का ब्याज मिला है। फिर वही सेम पैटर्न, दर आपसे पूछा है, दर हमको नहीं पता, मैंने R% माना, समय इसने हमको दिया था 10 वर्ष, समय दिया था 10 वर्ष, तो R% को आप R/100 कर दीजिए, 10 से गुणा करें, 10 से कट गया तो यह R/10 हो गया। R/10, R का मान SI है और यह मान प्रिंसिपल है, यहाँ SI भी 1 है, प्रिंसिपल भी 1 है, 1/1 कर दिया तो R का मान 10% आएगा। 10% था, 10 वर्ष था, 10% आएगा, तो 10% यहाँ पर राइट सोल्यूशन होगा। चौथा ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 10% इस सवाल के लिए एकदम करेक्ट आंसर है। मेरे हिसाब से आपको समझ में बात आई होगी। अगले सवाल पर आइएगा। इस सवाल को देखिए क्या दिया था, 71 है, गुणे 72 है, गुणे 73 है, ऐसे बढ़ते चले गए कहाँ तक, 79 तक। कह रहा है इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी प्रोडक्ट के अंत में, अगर प्रोडक्ट का अंत आप पता करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में एज ए फैक्टर, अगर हमारे पास 2 नंबर ऐसे हों जो एक 5 से कटने वाला हो, एक 2 से कटने वाला है, 2 और 5 का जब भी गुणा होगा तो आपको 1 0 मिलना अंत में तय है, श्योर है कि 1 0 आपको मिलेगा। इस प्रसार में आपको 2 दिखा, मतलब एक इवन नंबर दिखा। दरअसल नियम ये होता है कि 5 का गुणा जब भी इवन के साथ होगा तो अंत में 0 आना सेट है, तय है। आपको इस प्रसार में 2 दिखा जो सम संख्या के रूप में है, और बीच में आपको 5 भी दिखेगा, बीच में आपको 5 भी दिखेगा, 75 रहेगा। तो इस 5 और 2 के गुणे की वजह से इसके अंत में यूनिट डिजिट आपको 0 ही दिखेगा, मतलब तीसरा ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। ऐसे सवालों में भी पूछा जाता है कुल कितने 0 आते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या पूछा था कि अंत में कितने, मतलब अंत में अंतिम डिजिट क्या होगा, तो अंतिम डिजिट केवल 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा हम 1008 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें जिससे कि एक पूर्ण वर्ग बन सके, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो सके। 1008वां नंबर है, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करिए। और आपको पता है कोई संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब वह खुद का खुद से गुणा पाती है। जैसे n पूर्ण वर्ग नहीं है, बट n इंटू n करिए, n स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इस बात को आपको जानकारी होगी। मैंने देखा कि यह कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, मैंने 9 से काटा, 9 1 के 9, 1 0, फिर से अपने पास 9 1 के, देखिए यहाँ पर 9 1 के 9, 9 दूना 18। अभी यह 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 8 32, अभी भी 4 से कटेगा, 4 7 28। देखिए आपको बता दूं यह भी पूर्ण वर्ग है, हाँ यह भी पूर्ण वर्ग है, यह भी पूर्ण वर्ग है। ये जो 7 है, अगर इसका गुणा, क्यों पूर्ण वर्ग है बोलिए, क्योंकि यह 2 गुणे 2 है। यह क्यों पूर्ण वर्ग, क्योंकि 2 गुणे 2 है। यह पूर्ण वर्ग क्यों है, क्योंकि 3 गुणे 3 है। हर नंबर के पेयर बनते चले गए, केवल फंस रहा है 7। 7 का भी अगर एक पेयर होता इसके साथ तो यह भी एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। इसका मतलब हम मिनिमम अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन पाएगी। 7 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आइए। एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए लिखा है x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, आगे बढ़िए। x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x दिया है, बराबर कह रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपसे कहा है कि हमको a माइनस 5 का मान बताइए कितना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वह a प्लस बी होता है इंटू a माइनस बी होता है। तो आपको अपने सवाल में इसको a मानना पड़ेगा, इसमें इसको b मानना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी हो गया। इसको a मानना पड़ेगा, इसको b मानना पड़ेगा, a माइनस बी हो गया। a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। करेक्ट है, a प्लस बी, a माइनस बी। इसका मतलब इस सवाल में अगर देखा जाए तो a का मान कितना है पता है, a का मान x स्क्वायर प्लस 5 हो गया। करेक्ट है। अब हमसे कहा है कि आपको सवाल में a माइनस 5 का मान बताना है, तो अगर हम a माइनस 5 करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 में माइनस 5 कर दें, 5 5 से खत्म, तो यह मान x स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। अगर आप इस सवाल को समझ पा रहे हैं तो आपने 2 लगाया होगा और एकदम सही आंसर था 2, सॉरी x स्क्वायर था, जो आपके लिए राइट सोल्यूशन के तौर पर आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिए, 80 सेंटीमीटर परिधि मतलब परिमाप के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं, देखिए रोम्बस है आपके सामने। रोम्बस मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। रोम्बस का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ये रोम्बस है, जैसे हमने देखिए प्रेजेंट कर दिया, ABCD एक रोम्बस है आपके सामने। इसकी परिधि मतलब परिमाप, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो आपको यहाँ पर सभी a का मान, अगर परिधि का मतलब परिमाप ही बोला मैंने, तो परिमाप आपका अगर a को 4 बार जोड़िए तो 4a हो गया। 4a बराबर आपका 80 है, तो a का मान 20 चौके 80 20 होगा, तो यह मान आपका 20 हो गया और सभी भुजाएं 20 हो गई। समचतुर्भुज का नियम होता है, जैसे इसमें जो सवाल कहा है कि उसका विकर्ण 1 32 है,
अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा है, दरअसल एरिया इसका क्या होता है पता है, 1/2 d1 इंटू d2। दोनों विकर्णों के प्रोडक्ट का आधा ही इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो मैंने इसका इसके साथ एक विकर्ण ड्रॉ किया, एक ऐसे विकर्ण ड्रॉ किया, और आपको जानकारी मैं कुछ और देता हूं। जैसे ए विकर्ण आपका 32 दिया है, तो निश्चित तौर पर ए भाग 16 होगा, ए भाग 16 होगा। दूसरा विकर्ण हमको पता नहीं है, जैसे आपको अगर यह भी विकर्ण कंफर्म हो जाता तो आपको क्षेत्रफल निकालने में कोई समस्या नहीं थी, ये जानते हैं आप लोग। इसके लिए हमने पाइथागोरस, भाई आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। कभी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। पहली चीज तो यहाँ समकोण बनता है। दूसरा, यह भाग इसके बराबर होता है, यह भाग इसके बराबर होता है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, एक भुजा आपकी 20 है, एक 16 है, तो यह पक्का 12 होगी। बोलिए कहाँ से आया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आया। जैसे हमने ऐसे सोचा, देखिए 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 तियां 12, करेक्ट है। 4 कामन था और 5 4 3 का, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 4 5 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, क्योंकि 4 से विभाजित किया, 4 से विभाजित किया, तो 4 से विभाजित करने के टर्म में 3 आया, तो 4 तियां 12 करने से भुजा प्राप्त हुई। अगर यह 12 है तो यह भी 12, अर्थात पहला विकर्ण उसने दिया था 32, दूसरा हमने बनाया 24। अब मुझे क्षेत्रफल करना है एरिया, एरिया बराबर 1/2 32 गुणे आप 24 कर दें। 2 से करें डिवाइड 12, 12 दूना 24, 12 36, 3 कितना होता है 36, 2 कितना होता है 38, 384 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। आप लोग कंफर्म करते चलिए, सभी सवालों का उत्तर बताते चलिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, 86 नंबर। अभी कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी दिया था, सवाल यही एकदम सेम टू सेम आपको दिखा होगा। अगर आप पढ़े होंगे तो हो सकता है आपके लिए इजी होगा, एक लाइन में आंसर दे सकते थे। यदि ए और बी विषम संख्या है, दो नंबर है, ए है और बी है, दोनों ऑड है, दोनों विषम है, करेक्ट है, तो निम्नलिखित में कौन सा सम है, कौन सा सम है। मैं आपको बता दूं, दो विषम संख्याओं का जोड़ एक सम संख्या होता है। मैंने ये भी बताया होगा, दो सम संख्याओं का जोड़ भी सम होता है। प्रॉब्लम होती जब एक इवन हो, एक ऑड हो, तो इसका सम ऑड होता है। तो हम सवाल में क्या कह रहे हैं कि अगर दो नंबर हमारे विषम हैं तो उनका जो जोड़ होगा वो हमेशा एक सम संख्या होगा, तो a + b इसका राइट सोल्यूशन होगा। मतलब दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है, दो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है। एक सम एक विषम होता है तो उसका जोड़ आपको विषम प्राप्त होता है। तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन पहला ही ऑप्शन है। अगले सवाल पर चलिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी बहुत बढ़िया से पढ़ा आप लोगों ने। 1.6198 बराबर दिया है 0.16134। देखिए हो सकता है इसका मान हो, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका मान हो, बट ये पैटर्न है। इस पैटर्न पर बेस्ड हमसे सवाल पूछता है। जैसे आपको दिया है 1 पॉइंट, डेसिमल प्लेसेस को इसने शिफ्ट किया, कितने स्थान पर, 3 स्थान पर तो था ही, और 3 स्थान उसने और शिफ्ट कर दिया, यहां लाकर कर दिया, मतलब 3 पीछे और ढकेला। अब जितना नीचे कमजोर करते जाएंगे, जब भी कभी विभिन्न होता है तो भिन्न में नीचे जितना घटता जाएगा मान उतना ही बड़ा आता जाएगा। समझ रहे हैं, मान उतना बड़ा ही आता जाएगा। इसलिए अगर मान बड़ा आएगा तो 3 स्थान अगर आपने यहां से इसको शिफ्ट किया तो 3 स्थान आपकी जिम्मेदारी इसको भी यहां शिफ्ट करने की है। तो 161.34 इसका आंसर होगा। 161.34 देखिए थर्ड ऑप्शन है, यह इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आई होप आप सबको समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, करेक्ट है ना। यस, अगले सवाल पर आइए। ये भी बहुत देखिए शानदार सवाल है, थोड़ा समझना पड़ेगा। यम और एन एक धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। सवाल में कहा है कि एक पैटर्न है, देखिए लिखा है 6 की पावर m + 2 की पावर m + n। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, घबराना नहीं होता ऐसे सवालों में। 3 की पावर m + 2 की पावर n बराबर अगर 332 है, तो उसने हमसे कहा कि बताइए 6 की पावर m + 1, देखिए लिखा होगा, इंटू 2 की पावर n + 1 का मान बताओ क्या होगा। तो मैंने इसी पर काम करना शुरू किया। देखिए मैंने इसका प्रोडक्ट किया, कैसे करेंगे, 6 की पावर m का प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो 6 की पावर m इंटू 2 की पावर n होगा। इसका गुणा इसके साथ करिए, 6 की पावर m होगा, इसका गुणा इसके साथ करिए 2 की पावर n होगा, इसका गुणा इससे करिए तो 1 होगा। अब इसी का अगर थोड़ा सा इवेल्युएट कर ले, इसी से समकक्ष चला दे तो आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 6 की पावर m यहाँ पर है तो मैंने 6 की पावर m को किनारे कर दिया। सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 6 की पावर m है मैं इसको 2 गुणे 3 की पावर m कर सकता हूं। मतलब मैं इसे 2 की पावर m इंटू 3 की पावर m कर सकता हूं। तो मैंने इसको लिख दिया इसकी जगह पर 2 की पावर m इंटू 3 की पावर m गुणे 2 की पावर n, ये तो चला ही गया है, प्लस 2 की पावर n है प्लस 1 है।
अब आपको देखिए कई चीजें सिमिलर मैच हो गई होंगी। 6 की पावर m यहां भी है, यहां भी है, प्लस 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर m प्लस n गुणे 3 की पावर m, ठीक है, प्लस 2 की पावर n यहां पर भी है प्लस 1। अगर आप मिलाइए तो यहां तक सेम टू सेम मैच कर गया, यहां तक सेम टू सेम मैच कर गया। इसका मान 332 था, एक बढ़ा है तो एक इसमें भी जोड़िए तो 333 हो जाएगा। 333 इसका मान होगा, जो रियल सोल्यूशन है आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है। इसका सही हल 333 आप लोग लिख सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आइए। दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है। दो संख्याएं हैं जिसका प्रोडक्ट आपको 1260 दिया है। अब आपसे कह रहा है कि उनमें से उसका HCF, जो उन संख्याओं का HCF है वो आपको 6 दिया है। मासा क्या दिया है? 6 दिया है। तो हमसे कह रहा है इनका LCM बताइए क्या होगा। LCM क्या होगा मैं आपको बता दूं, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनका गुणनफल उनके LCM उनके HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर प्रोडक्ट दिया है 1260 और HCF हमको पता है 6 है, तो LCM क्या हो जाएगा? 6 से भाग कर दीजिए। 6 से भाग किया तो क्या बताया मैंने? HCF कितना है? 6 है। तो 6 हमने 1260 को 160 लिखा है, 1260 है ना, तो 1260 लिखिए। 6 दूना 12, 6 के 6 210 आ जाएगा। LCM का मान बताएं कितना हो जाएगा इस सवाल में? 210 होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इस अकॉर्डिंग इसका राइट सोल्यूशन आपका 210 है। अगले सवाल पर आइएगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। 8 है, A है, 2 है, ठीक है। इसने कहा एक पैटर्न 3 डिजिट का नंबर का दिया हुआ है जिसमें 8 लिखा है, A लिखा, एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें A एक लुप्त पद है, एक छुपा हुआ पद है जिसकी जानकारी हमको नहीं है। यदि संख्या 6 से विभाज्य है, किससे है? 6 से विभाज्य है, तो कह रहा है निम्नलिखित ऑप्शंस में दिए गए विकल्पों में से A का मान क्या होगा। कोई संख्या 6 से तभी कटती है जब वह 2 से कटे और 3 से कटे। यह संख्या ऑलरेडी 2 से कट रही क्योंकि अंतिम अंक 2 है। केवल 3 की भाज्यता तय करनी है। 3 की भाज्यता देखिए मैं आपको बता दूं, 8 2 10 और 3 से कोई संख्या तभी कटती है जब उसके सभी अंकों का जोड़ 3 से कटता है। अब अगर हम उसमें 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा, नहीं कटेगा। 0 जोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं, 10 ही रह गया। 1 जोड़ने पर 11 नहीं कटेगा। 2 जोड़ने से अगर हम एक ही जगह 2 रख दें तो 8 2 10 2 12 सभी अंकों का जोड़ 3 से कट गया और ऑलरेडी संख्या 2 से कट रही है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। इस सवाल के लिए चौथा ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। अगला देखिए, बहुत इजी सवाल था। इस सवाल में जैसे इस दो तरह के देखिए, एक ए ब्रैकेट एक कोष्ठक है, एक कोष्ठक है। पहला कोष्ठक देखिएगा, लिखा है 7/16 भागे है तो भागे को गुणे करिए, 4/1 करिए। 4 चौके 16, इसे हम 7/4 कह दें। दूसरे ब्रैकेट की बात करें, इसको जोड़ना है, जोड़ा है 1/4 प्लस 5/4, हर समान है तो सीधा अंशों को जोड़िए, 6/4 होगा। कितना होगा? 6/4। यहाँ 7/4 आया था, बीच में घटाव है और 6/4 है, हर समान है, 1/4 इसका सोल्यूशन होगा। राइट सोल्यूशन उत्तर आप लोग पहला ऑप्शन लगा दीजिए। 1/4 इसका राइट सोल्यूशन आप लोग लगा सकते हैं। जिस हिसाब से जूनियर असिस्टेंट का हुआ था उस हिसाब से पेपर बहुत ही आसान था। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो फंसने और लटकने वाला था। बाकी सारे सवाल बहुत ईजी, बहुत ही ओरल थे। थोड़ा सा भी जिसने अगर इस तरह पढ़ाई करी होगी उसको दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं जानता हूं। 3 भिन्न संख्याओं का 3 अलग अलग नंबर्स थे, उनका LCM 120 दिया था। इनका LCM क्या दिया था बताएं? इन तीनों का 120 दिया था। कह रहा निम्नलिखित में कौन उनका HCF नहीं हो सकता है? मासा। ऐसे सवाल बहुत बन रहे हैं आजकल। HCF जो नहीं हो सकता है, मासा वह संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को काट दे और साथ साथ उनके लासा को भी पूर्णतः काट दे। जो संख्या निम्नलिखित ऑप्शंस में 120 को काट देगी वह HCF हो सकती है, क्योंकि संख्याओं के कोई लेना देना यहां नहीं है। लेकिन जो नहीं काट पाएगी वो HCF नहीं होगी। जैसे अगर बात करूं मैं 33 की, कोई संख्या 33 से कटेगी तो 3 से कटेगी, 11 से कटेगी। यह संख्या 3 से तो कट रही बट 11 से नहीं कट रही है। 3 से कैसे कट रही है? 2 1 3, 3 के पहाड़े में जा रही, 11 से नहीं कट रही, इसलिए 33 यहां पर मासा नहीं हो सकता है, मासा नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शन जैसे 8 15 8 120, 12 दहम में 120, 24 पंचे 120, सबसे कट रहा है, केवल और पहला ऑप्शन इसको नहीं काट पा रहा है, 33। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपने देखा कि 33 इस प्रश्न का करेक्ट है। यस, समझ रहे हैं? यस, हाँ, ओके। आई बात सबको समझ में क्लियर हुआ? इस हिसाब से अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए क्या है। यहां पर सवाल दिया है 2 × x - 3 का होल वर्ग, ठीक है, बराबर 288 दिया है।
तब हमसे पूछा कि x+1 का मान बताएं क्या होगा। x+1 का मान हमसे पूछ रहा है, इसका सही सोल्यूशन आपको बताना है, एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको आप पहले इसमें से 2 बाहर करिए, 2 गुणे 144 कर दीजिए, 2 गुणे कितना कर दीजिए 144 कर दीजिए। अब फिर इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर 2 गुणे x-3 का होल वर्ग है, ये भी रहने दीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपका ए नंबर है जो ब्रैकेट है, देखिए 2 तो यहाँ भी है, 2 को पहले दिमाग से निकाल दीजिए। x-3 का वर्ग 144, अब सबको पता है कि 12 का वर्ग 144 होता है। 12 का वर्ग, 12 को कैसे प्रेजेंट करना है, 3 कम करना है, तो 15 में अगर 3 कम करेंगे तो 12 आएगा, उसका वर्ग 144 होगा। इसका मतलब तय हो गया कि x का मान आपका 15 होगा। x का मान 15 है, उसने सवाल में x+1 पूछा है, x+1 पूछा है अर्थात 15 + 1 पूछा है, 15 + 1 कितना हो जाएगा बताएं, 16 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर 16 है, राइट सोल्यूशन आपका क्या है 16 है। अगले सवाल पर आइए। 0 पॉइंट ध्यान दीजिएगा 57 के ऊपर बार है, ये रिकरिंग कॉन्सेप्ट है और इसी हिसाब से आप लोग नोट करिएगा, समझिएगा क्या है। मैं क्या लिखूंगा 57 - 5 बटा 1910, मतलब यह 52 बटा 90 है। 52 बटा क्या है 90 है, तो 52 बटा 90 देखिए आपके सामने है, राइट सोल्यूशन चौथा ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा 52 बटा 90 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, यस। अगले सवाल देखिएगा, यदि ए अपने पूरक कोण से 28 डिग्री ज्यादा है, पूरक मतलब दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो पूरक होते हैं। अगर हम पहले स्टेटमेंट के हिसाब से चले, एक कोण को अगर हम x माने और इसका जो पूरक कोण है, इसका पूरक कोण x + 28 कर दें और इस कोण को हम a मान लें, ठीक है, तो दोनों पूरक कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा। इस हिसाब से अगर हम x + 2x कर देते हैं बराबर 28 घटा दें तो 10 से 8 2 8 से 2 62 हो गया, x बराबर 31 हो गया। बट हमको ज्यादा निकालना है, हमको इसका मान निकालना है, तो इसमें हमें 28 जोड़ना पड़ेगा। तो 28 जोड़ने पर 8 1 9 3 2 5 59 हो गया a का मान। एक कोण था जो कि अपने पूरक कोण से 28 डिग्री ज्यादा है। दूसरा क्या कह रहा है, एक कोण है b जो अपने समपूरक, दो कोण जब जुड़कर 180 होते हैं तो समपूरक कहलाते हैं, अपने समपूरक से 30 डिग्री कम है। अगर हम उसके समपूरक को y माने तो यह y - 30 होगा। हमको इसको बनाना है, जो कम है उसको बताना है, b है। दोनों जुड़कर कितने होंगे बताएं, दोनों जुड़कर 180 होंगे। इस हिसाब से हमने लिखा 2i - 30 बराबर 180, तो 2i बराबर 210, y का मान कितना होगा 105। अब 105 y का मान हुआ, बट हमको किसको निकालना है, जो कि 30 कम है। 30 इसमें से कम कर दीजिए, 30 कम करिए तो 10 5 हो गया और यहां से कितना हो जाएगा, देखिए 10 से 3 7 75 हो जाएगा। अब a हो गया हमारा b, तो अब इन दोनों का हमें, जैसे इसने सवाल में कहा था a + b का मान बताएं, तो a + b कितना होगा बताएं, 59 वहां पर हुआ था, अभी अभी 75 आया है, तो 9 5 14 7 5 12 1 13 134 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ए आपका राइट सोल्यूशन होता है, जो कि चौथा ऑप्शन है 134 डिग्री। अगले सवाल पर आइएगा, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का जोड़ सदैव किस संख्या से विभाजनीय होगा। 3 क्रमिक विषम संख्याएं, 3 क्रमिक कोई भी विषम ले लीजिए, जैसे 1 लिया 3 लिया 5 लिया, जोड़िए 5 3 8 1 9, किससे कटा बताइए। ऐसे 3 लिया 5 लिया 7 लिया, 7 5 12 3 15, किससे कटा बताइए। ऐसे 5 लिया 7 लिया 2 3 लेकर के देख लीजिए, 9 7 16 5 21, किससे कटा बताइए। ये सारे नंबर अगर आप देख रहे हैं तो 3 से कट रहे हैं, ए भी 3 से कट रहा है, ए भी 3 से, ए भी 3 से, 3 इसका राइट सोल्यूशन होगा। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा 3 से विभाज्य होगा, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। इस सवाल का सही उत्तर आपके सामने है। अगले सवाल पर आइएगा, एक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का 10 गुना, एक परिमेय संख्या a बटा b लीजिए और इसका रेसिप्रोकल करिए तो b बटा a होगा। एक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम, मैंने इसका रेसिप्रोकल किया अर्थात व्युत्क्रम किया, तो व्युत्क्रम मतलब b बटा a, इसका 10 गुना कर दीजिए, जो कि कह रहा है कि 17 के व्युत्क्रम, 17 का व्युत्क्रम 1/17 होगा, कि 6 गुने के बराबर है। 17 के व्युत्क्रम के 6 गुने के बराबर है, तो वह परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा, अर्थात हमसे a बटा b का मान पूछ रहा है। आइए निकालते हैं क्या होगा। चलिए देखिए, 2 3 6 2 5 10, तो हम लिखें b बटा a बराबर 3 यहाँ रहने देते हैं, 17 5 85 कर दें, यह b बटे a है, जबकि हमको चाहिए a बटा b। a बटा b कितना हो जाएगा 85 बटा 3, 85 बटा 3 पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही उत्तर 85 बटा 3 हो गया। अगले सवाल पर चलते, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आपसे कहा है क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, a की पावर 6 है, b की पावर 3 है,
c की पावर 12 है, ठीक है, c की पावर 9 है, a की पावर 12 है। आपसे एक प्रकार से इसका घनमूल पूछ रहा है, तो घनमूल देखिए हम लोग आराम से बता देंगे। उसके लिए देखिए 2-3 तरीके हैं, जैसे हमको इसका ऑप्शंस देखना है लेकिन एक साथ सेट करना है, और खास करके हम पॉजिटिव पावर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे a की पावर 6 है और यहाँ पर a की पावर 12 है, यहाँ b की पावर 3 है और यहाँ पर केवल b की पावर 3, तो b की पावर 3 रहने दीजिए। c की पावर 12 है, 9 जाएगा तो c की पावर देखिए कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए c की पावर a आपका कितना 21 है ना, 12 नहीं है, c की पावर आपकी कितनी है 21 है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर बेसेस सेम होते हैं तो पावर घट जाती है, तो c जाएगा जब 9 उधर तो c की पावर 21 में से 9 निकलेगा 12 हो जाएगा। नीचे चले आए, a की पावर 12 में से 6 घटेगा तो a की पावर 6 हो जाएगा। जब हम ऐसे सवालों में हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बेसिस मतलब सारे पावर्स पॉजिटिव फॉर्म में रहें। पॉजिटिव फॉर्म में मैंने देखिए प्रेजेंट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि c की पावर अगर 21 था तो यहाँ से 9 घटा करके उसको 12 बना दिया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर a की पावर 6 था, यहाँ पर 12 था, तो a की पावर नीचे 6 कर दिया, b की पावर 3 को रहने दिया। घनमूल में हमें 3-3 का जोड़ा बनाना होता है। अगर देखो तो b का जोड़ा बनेगा, b गुड़े b गुड़े b, तो एक b निकाल दीजिए। अगर c की बात करो तो यहाँ पर जो 12 है ना, 12 को अगर आप पेयर बनाएंगे तो कितने 3 के टर्म में बनेगा बताइए। अगर 3-3 का पेयर बनाइए, 3 3 6 3 9 3 12, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो 4 पेयर बनेंगे सी के टर्म में। अगर सी की बात किया जाए तो सी 12 बार मल्टीप्लाइड है, और 3-3 का जोड़ा बनाइए तो 3 से भाग करिए तो 4 पेयर बनेगा, अर्थात सी की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे इसमें 3-3 का पेयर बनाएंगे तो यहां पर 2 पेयर बनेगा, तो बी ए की पावर 2 हो जाएगा। तो बी सी की पावर 4 डिवाइड बाई ए की पावर 2, बी सी की पावर 4 डिवाइड बाई ए की पावर 2, इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहां दिया है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यस, समझ रहे ना, कंफर्म हो गया। इसी हिसाब से आप लोग इसका सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइएगा। एक वस्तु की अधिकतम लंबाई, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, कई बार ऐसे सवालों को पढ़ा है कि अगर यह रूम है तो रूम में सबसे बड़ी रॉड कहां रख सकते हैं, उसके विकर्ण पर रख सकते हैं। हमारे कमरे की लेंथ या जो भी हमारे पास बॉक्स था, बॉक्स है कमरा नहीं है, 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के आकार के आयताकार बॉक्स में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी लंबाई की रॉड या जो हम अधिकतम लंबाई रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, वह कितनी होगी। तो इसके विकर्ण की लेंथ होगी। विकर्ण होता है, अगर मान लीजिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H², करेक्ट है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो L का मान 10 है, 10 का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा प्लस 3 का वर्ग होगा, तो कितना हो गया बताएं। 10 का वर्ग 100 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो यह 125 होगा। वर्गमूल है, घनमूल नहीं है कि 5 लिख दीजिएगा, 5 होगा शायद ऑप्शन में है, बहुत लोग गलती से लिखे भी होंगे, लेकिन 5 गुणे 5 गुणे 5 तो 1 5 निकलेगा पेयर में, ऐसे 5 रह जाएगा, 5√5 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इस प्रश्न का करेक्ट हल हो गया। आगे बढ़ता हूं, तो आइए सवाल नंबर 100 देखते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा भी होगा। किसी संख्या के घनमूल को, ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या के घनमूल को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। कोई संख्या अगर आपने जैसे n ले लिया और n का घनमूल कर दे, देखिए घनमूल मतलब a, आप 3-3 का पेयर बनाते, सबको पता है। कह रहा है घनमूल को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। कह रहा है अगर इससे मैं भाग करूं तो जो हमें प्राप्त वैल्यू होगी, जो मिलेगा हमें, उस सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 प्राप्त होगा। अब इसका मतलब हम लिख दे क्यूब रूट ऑफ n बराबर 4 दूना कितना 8। मैं एक टर्म आपको बता देता हूं, उसको दिमाग में रखिएगा। कभी भी जैसे लिखा है nth रूट ऑफ x इक्वल टू, अगर a लिखा है तो x इक्वल टू क्या होता है, a की पावर 1/n होता है। इसको दिमाग में रखिएगा। सॉरी, ये मैंने गलत लिखा, एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर nth रूट ऑफ x की इक्वल टू a लिखा है तो x इक्वल टू आपका a की पावर कितना होता है, n। मतलब इसको ऐसे समझिएगा, अगर लिखा है कहीं पर a की पावर n इक्वल टू x है तो a इक्वल टू x की पावर 1/n होता है। बस इसको इतना दिमाग में सेट करिएगा। सेम यही चीज है, इसको आप n की पावर 1/3 कर सकते हैं, जो बराबर 8 है। तो इसका मतलब n बराबर 8 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512, 512 के अंत में आता है 2, तो इस सवाल का उत्तर हो गया 2। आप अगर मैच कराना चाहें वो संख्या कौन थी, अगर ये सवाल पूछ रहे तो संख्या क्या थी, तो संख्या आपकी इस हिसाब से देखा जाए तो 512 आई। अब 512 का अगर मैं घनमूल करूं
तो घनमूल करने पर आपको पता है कि 8 आएगा। 8 को अगर मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करूं तो आपको मिलेगा 4। तो उस हिसाब से वेरीफाइड भी होता है और इसका सोल्यूशन भी कंफर्म होता है। सोल्यूशन फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपके सामने 2 है। आशा करता हूं सभी सवाल आपके क्लियर हो गए हैं, अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी सवालों को एक बार देख लीजिए, अपनी सभी तैयारियों में इसको शामिल भी करिए आगे की तैयारियों में। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मुलाकात फिर से होगी, अगले पार्ट्स में होगी, अगले सवालों के सेशंस में होगी। होप सो आपका आगे का पेपर बहुत ही बेहतर और अच्छा होगा। मेरी यही शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।